गरीब ससुराल की हरी भरी सब्जियां। नेहा की शादी एक गांव में हो जाती है, पर क्योंकि नेहा शहर में पली बड़ी थी, इसलिए उसे गांव के तौर तरीके बिल्कुल भी पता नहीं थे। शादी करके जब नेहा अपने ससुराल आती है तो वो अपनी मिट्टी का घर देखकर हैरान हो जाती है और मन ही मन कहती है, ओह माय गॉड, ये डैड ने मेरी शादी कहाँ करवा दी। मैं कहाँ शहर में पली बड़ी और ये कहाँ गांव का घर। मैं यहाँ कैसे एडजस्ट कर पाऊंगी। मुझे ना तो यहाँ के तौर तरीके पता है और ना ही गांव की मिट्टी पसंद है। अरे बहू, यूं ही इस दरवाजे पर खड़े खड़े क्या सोच रही है। दाहिने पैर से कलश को गिराओ और अंदर आओ, घर में प्रवेश करो। सुमित्रा नेहा की सास थी और अपनी सास की बात सुनकर नेहा वैसा ही करती जैसा उसकी सास ने कहा था। थोड़ी देर बाद नेहा अपने कमरे में जाकर आराम करने लगती है, पर तभी वहाँ रोहित आता है। नेहा, मैं जानता हूँ तुम शहरी लड़की हो और तुम्हें गांव में एडजस्ट करने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन मेरा यकीन करो, अगर तुमने एक बार इस घर को अपना घर समझ लिया ना, तो तुम्हें यहाँ किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। अच्छा, अगर मैं एडजस्ट करूंगी तो ही मुझे परेशानी नहीं होगी, लेकिन अगर मैंने एडजस्ट नहीं किया तो तुम सब मुझे परेशान करोगे। व्हाट अ थॉट यार। नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। तुम मेरी बातों को गलत दिशा में ले जा रही हो। एक बार मेरी फैमिली को अच्छे से समझने की कोशिश करो। नेहा रोहित की बात समझने की कोशिश करती है और वो उससे वादा करती है कि जितना हो सके वो इस गरीब फैमिली में एडजस्ट करेगी। अगले दिन नेहा की पहली रसोई थी, जहां नेहा ने मिट्टी का चूल्हा देखकर खुद से कहा, हे भगवान, यहाँ तो मिट्टी का चूल्हा है। अब मैं अपनी पहली रसोई कैसे करूंगी, क्योंकि मुझे तो मिट्टी के चूल्हे पर ना तो खाना बनाना आता है और ना ही मिट्टी का चूल्हा जलाना आता है। रसोई में खड़ी नेहा ये सब सोचकर परेशान हो रही थी। तभी वहां उसकी ननद काजल आती है। भाभी, मैं जानती हूँ कि आपको मिट्टी का चूल्हा जलाना नहीं आता और ना ही इस पर खाना बनाना आता है, लेकिन आप फिक्र मत करो, मैं आपको सब कुछ सिखा दूंगी। इस तरह काजल अपनी भाभी नेहा को मिट्टी का चूल्हा जलाना सिखाती है, साथ ही उसे मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाना भी सिखाती है। अरे वाह काजल, ये तो सच में बहुत मजेदार है। वैसे इसमें थोड़ी दिक्कत आ रही है, पर मुझे इस पर खाना बनाने में मजा आ रहा है। लेकिन भाभी ध्यान से, ये गैस नहीं जो आप इसका फ्लेम कम या तेज कर सको, ये चूल्हा है, अगर इसकी आंच तेज है तो तेज ही रहेगी। काजल की सारी बातें नेहा गौर से सुनती है और धीरे धीरे नेहा को मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाने में मजा आने लगा, यहाँ तक कि वो धीरे धीरे अपनी फैमिली में भी एडजस्ट होने लगी। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ एक दिन सुमित्रा अपनी बहू के पास आती है और उससे कहती है, बहू, तेरी शादी को लगभग 1 हफ्ता गुजर गया है, लेकिन इन 1 हफ्ते में हमने हरी सब्जियां नहीं खाई हैं, इसलिए आज मैं ये कुछ हरी सब्जियां लेकर आई हूँ। आज तू खाने में पालक पनीर, आलू पालक, धनिया की चटनी और मेथी के पराठे बना देना। वो सब तो ठीक है माँ जी, लेकिन मुझे हरी सब्जियां बनाना नहीं आता। अगर आप मुझे बता दोगी तो मैं सब कुछ बना लूंगी। क्योंकि नेहा शहर से थी और उसने बहुत जल्द चूल्हे पर खाना बनाना सीखा था, इसलिए सुमित्रा को इस चीज से कोई परेशानी नहीं थी कि उसे खाना बनाना आता है या नहीं। अब क्या था, सुमित्रा अपनी बहू नेहा को हरी सब्जियां बनाना सिखाती है, साथ ही उसे हरी सब्जियों के साथ साथ और भी नए नए तरह का खाना बनाना सिखाती है। आज के दिन तो नेहा और सुमित्रा दोनों साथ मिलकर खाना बनाते हैं, लेकिन अब अगले दिन जब नेहा घर में सब्जियां देखती है तो सब्जियों के नाम पर पत्ता गोभी और आलू थी। ये देख नेहा खुद से कहती है, घर में आलू और पत्ता गोभी के अलावा कोई दूसरी सब्जी नहीं है। एक काम करती हूँ, आज आलू पत्ता गोभी बना देती हूँ। इतना बोलकर नेहा आलू पत्ता गोभी और पराठे बना देती है। अब जब सभी लोग खाना खाते हैं तो खाने की सभी खूब तारीफ करते हैं। समय गुजरता है और एक दिन जब नेहा खाना बनाने जाती है और वो घिया काट रही थी, तो देखती है कि घिया में बहुत बड़े बड़े बीज हैं, जिसे देखकर नेहा को एक विचार आता है, ये घिया बनाने लायक नहीं, अगर बना भी दिया तो लोगों को पसंद नहीं आएगा। एक काम करती हूँ, इस घिया को घर के पीछे वाले हिस्से में गाड़ आती हूँ, क्या पता घिया से घिया का पौधा उग जाए। नेहा अपना दिमाग चलाती है और वो वैसा ही करती है जैसा उसने सोचा था। कुछ ही देर में नेहा अब अपने घर के पीछे वाले हिस्से में घिया गाड़ आती है और घर में आकर हरी सब्जियां बनाने लगती है। समय गुजरता है और आज नेहा का हरी सब्जियां नहीं बल्कि कुछ चटपटा खाने का मन था, इसलिए नेहा रोहित से कहती है, रोहित, आज मेरा हरी सब्जियां खाने का जरा भी मन नहीं है। रोज रोज ये हरी सब्जियां खाकर मन उब गया है, इसलिए सोच रही हूँ कि तुम्हारे साथ बाहर जाकर कुछ चटपटा खाकर आओ। लेकिन बहू, ये गांव है, भूल गई क्या? और तेरा ससुराल गरीब है। अब इस गरीब ससुराल में हरी भरी सब्जियां ही मिलेंगी खाने को। वैसे भी हरी सब्जियां स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है, जितना खाएगी उतना फायदा होगा तेरे शरीर को। क्योंकि नेहा की शादी गांव के एक गरीब घर में हुई थी, सिर्फ इसलिए नेहा अपना मन मार कर रह जाती है
क्योंकि उसके ससुराल में केवल एक रोहित था जो कमाता था। ऐसे एक दिन रोहित अपनी फैक्ट्री से घर आ रहा था, तभी उसका एक एक्सीडेंट में पैर फ्रैक्चर हो जाता है और डॉक्टर उसे पूरे 2 महीने बेड रेस्ट के लिए कह देते। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि अब हम क्या करें। अरे घर में कमाने वाला इकलौता लड़का था, उसका भी पैर टूट गया। भगवान जाने वो हमारी कैसी परीक्षा ले रहे हैं। माँ, आप चिंता क्यों करती हो? भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। अगर उन्होंने भैया के साथ कुछ बुरा किया है तो देखना, आने वाले समय में वो भैया और हमारे साथ कुछ अच्छा ही करेंगे। सुमित्रा और काजल की बात सुनकर नेहा चुपचाप खाना बनाने चली जाती है। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ अब नेहा के ससुराल के हालात दिन प्रतिदिन बद से बदतर होते जा रहे थे। सीधे शब्दों में कहें तो अब नेहा के घर में खाने को एक अन्न नहीं बचा था। ये देख सुमित्रा और परेशान हो जाती है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या किया जाए। न घर में खाने के लिए राशन है और न ही बेटे की दवाई लाने के लिए पैसे। सुमित्रा ये बात बोल ही रही थी कि इतने में नेहा अपने हाथों में ढेर सारे घी और बाकी हरी सब्जियां लेकर आती है, जिसे देख सुमित्रा हैरान हो जाती है। अरे बहू, तो इतनी सारी हरी सब्जियां लेकर कहाँ से आई? ये सब मैं आपको बाद में बताऊंगी माँ जी, पर फिलहाल इन सब्जियों को आप बाजार में जाकर बेचो और इनसे जो पैसे मिलेंगे उनसे रोहित जी की दवाइयाँ और घर के लिए राशन लेकर आइए। बहू की बात सुनकर सुमित्रा वैसा ही करती है जैसा नेहा ने कहा था। वो अब उन हरी और ताजी सब्जियों को बाजार में बेच आती है और शाम को आते वक्त वो अपने बेटे रोहित के लिए दवाइयों और घर के लिए राशन लेकर आती है। घर आने के बाद नेहा अब सभी के लिए खाना बनाती और खाना खाते हुए रोहित और सुमित्रा नेहा से सवाल करते हैं। हाँ बहू, हमें सच बता दे, अगर तू किसी के यहाँ काम कर रही है तो मत जा, मैं कर लूंगी काम। तू हमारे घर की इज्जत है। भले ही हम लोग गरीब घर से हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने घर की बहू से काम करवाएंगे। माँ जी, रोहित, अगर मुझे बाहर जाकर काम करना होता तो मैं खेतों में नहीं बल्कि किसी कंपनी में काम कर रही होती, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी हूँ और पढ़ी लिखी होने के बाद भी मैं किसी खेत में काम करूँ, ये मुझे बर्दाश्त नहीं। पर हाँ, ये सब्जियां मैंने खेत से ही ली हैं, लेकिन किसी और के नहीं बल्कि हमारे खेत से। बहू, ये कैसी बात कर रही है? अरे हमारे पास तो सब्जियों के खेत हैं ही नहीं। सास की बात सुनकर अब नेहा अपनी सास को सारी बात बता देती है, जिसे सुनकर अब सभी लोग जल्दी से अपना खाना खत्म करके घर के पीछे जाते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि सच में छोटी सी जगह में हरी सब्जियों की खेती है। ये देखकर सुमित्रा की आंखें भर आती हैं और वो अपनी बहू का माथा चूमते हुए कहती है, बहू, तू इस घर की बहू नहीं बल्कि बेटा है, बेटा। अरे आज तक तो जो हम न सोच पाए वो तूने कर दिखाया। मुझे तुझ पर बहुत गर्व है। अब से मैं इन हरी सब्जियों को बेचकर ही अपने घर का गुजारा करूंगी और मैं अपने गरीब ससुराल को यूं ही हरा भरा बनाकर रखूंगी, चाहे वो खुशियों से हो या फिर सब्जियों से। इस तरह नेहा की बात सुनकर सभी को बहुत अच्छा लगता। हाँ भाई, तो बताओ क्या ऑर्डर करूं तुम्हारे लिए? कुछ भी नहीं, मैं टिफिन लेकर आई हूँ जैसे रोज लाती हूँ। और सुनो, तुम भी अपने लिए कुछ मत मंगवाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाकर लाई हूँ अपने हाथों से। अच्छा, अरे वाह वाह, लाओ फिर। और फिर सिया ने अपने बैग से एक बड़ा सा टिफिन बाहर निकाला और विशाल जल्दी से उसे खोलने लगा। सिया, ये क्या बनाया तुमने? ये पालक का सूप है और ये लौकी की सब्जी, बिल्कुल कम मसाले में बनी हुई। ये खीरे का रायता और इन सब के साथ खाने के लिए मल्टीग्रेन आटे की रोटियां। तो शुरू करें? हाँ करते हैं। लगता है हरा रंग तुम्हारा फेवरेट है। नहीं तो, पर ऐसा क्यों लगा तुम्हें? देखो ना, यहाँ सब कुछ हरा है, सूप, सब्जी, सलाद और तो और ये रोटियां भी हरी बना कर लाई हो तुम। देखो। अरे हाँ, एक्चुअली वो सूप बनाने के बाद थोड़ी सी पालक बच गई थी तो मैंने रोटियों के आटे के साथ गूंथ दी, इससे ये और हेल्दी बन गई। तुम खाओ ना, अब किसका वेट कर रहे हो? सिया का मन रखने के लिए विशाल ने उसके टिफिन से थोड़ा बहुत खाना खाया और फिर सब कुछ बढ़िया है। सिया, मुझे अभी याद आया, आज घर जल्दी पहुंचना है, कुछ काम है, तो मैं चलूं? अरे पर खाना तो अच्छे से खा लो। हाँ, मैंने खा लिया, अच्छे से खाया, सच में। अभी लेट हो रहा है, सॉरी। हाँ कोई बात नहीं, तुम चलो, मैं तुमसे कल मिलती हूँ, बाय। ओ भाई ओ, जल्दी से एक पेटीज और एक पेस्ट्री निकाल दे, और सुन, एक गर्मा गर्म चाय भी, मलाई मार के। ओ भाई ओ, भटेगा क्या है? अभी तो तू सिया के साथ उसका टिफिन खा रहा था और अब यहाँ आकर पेटीज और पेस्ट्री। अरे यार क्या बताऊं, हरी सब्जियों की दुकान लगाकर लाई थी टिफिन में, उसे बुरा न लगे इसलिए बस थोड़ा बहुत चख लिया। सूप, सलाद और लौकी की सब्जी। अब बताओ, ये सब खाऊंगा क्या मैं? पर एक बात बता यार,
जब अभी ये हाल है तो बाद में क्या करेगा तू? मतलब कि शादी के बाद तो तुझे यही सब खाना पड़ेगा ना। वैसे तू सिया को लेकर सीरियस तो है ना? हाँ हाँ एकदम यार, मैं प्यार करता हूँ उससे और शादी भी उसी से करूंगा। और जहाँ तक खाने की बात है तो मुझे अपनी मम्मी पर पूरा भरोसा है, वो उसे सब सिखा देंगी, एकदम बदल जाएगी वो। कॉलेज पूरा करते ही विशाल को एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई और फिर उसने अपने घर पर सिया के लिए बात की और फिर कुछ ही महीनों बाद विशाल और सिया की शादी हो गई। और इसी के साथ कहानी में असली मोड़ अब आने वाला था। हाँ तो बहू, आज खाने पर मेरी कुछ सहेलियां आ रही हैं, तो मटर पनीर, दाल मखनी और कटहल की सब्जी बना लेना, साथ में बढ़िया छौंक वाला रायता, पूरियां और पापड़ तो तब के तभी बनाना, और पुलाव तो बनेगा ही, ठीक है? और हाँ, मीठे में चावल की खीर अभी बनाकर रख लो, फ्रिज की ठंडी खीर बढ़िया लगेगी एकदम। जी मम्मी जी। घबरा गई क्या बहू रानी? फिक्र मत करो, रसोई में तुम्हें अकेले नहीं झोंकूंगी, दोनों मिलकर सब बना लेंगे, ठीक है? नहीं मम्मी जी, आप आराम कीजिए, मैं सब कर लूंगी। सच में? तुम कर लोगी सब अकेले? जी मम्मी जी, वैसे भी रसोई में मेरा बड़ा मन लगता है। अच्छा चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर मैं ऐसा करती हूँ, आज मंदिर हो आती हूँ। इतनी अच्छी बहू दी है भगवान ने मुझे, तो प्रसाद तो चढ़ाना ही चाहिए ना। अपनी सास की बात सुनकर सिया मुस्कुरा दी और फिर रसोई के अंदर चली गई। करीब 3 घंटों तक सिया रसोई में अकेले ही लगी रही और फिर खाने की मेज पर, अब तुम लोगों को क्या कहूँ मैं, अगर चिराग लेकर भी ढूंढती ना तो भी ऐसी बहू नहीं मिलती। आज का सारा खाना खुद अकेले बनाया है, मुझे तो साफ कह दिया कि मम्मी जी आप जाकर आराम करो। अब बताओ, इस कलयुग में मिलेगी कहीं ऐसी संस्कारी बहू? अरे वाह कावेरी, नसीब हो तो तुम्हारे जैसा, पर बहू है कहाँ, जरा हमें भी तो मिलवाओ उससे। हाँ हाँ, मैं अभी बुलाती हूँ। अब बहू, सिया बेटा, मैं कुछ मदद करूँ क्या? नहीं मम्मी जी, सब हो गया, मैं बस आ ही रही थी। ये कहते हुए सिया ने डाइनिंग टेबल पर एक बड़ा सा बर्तन रख दिया, जिसे देखकर सामने बैठी कावेरी की सहेली ने कहा, बस खाने में यही है क्या? नहीं नहीं आंटी जी, ये तो स्टार्टर है, मैंने पालक का गर्मा गर्म सूप बनाया है आप सबके लिए। ये कहकर सिया ने सबके सामने पालक का सूप परोसा, जिसे देखकर उसकी सास कावेरी की भौहें तन गई, लेकिन बाकी मेहमानों को बड़े चाव से सूप पीता देख वो चुप रही। सूप तो बढ़िया है। हाँ हाँ, अब बाकी का खाना भी ले आओ, अब इस सूप से थोड़े पेट भरेगा सबका। जी मम्मी जी, बस अभी लेकर आई। सिया फौरन रसोई में गई और कुछ और बर्तन साथ लेकर लौटी। उसने जैसे खाने के बर्तन खोले तो खाना देखकर कावेरी ने सिया से कहा, बहू ये क्या बनाया है? गर्मा गर्म इडली सांभर है, ताजे नारियल की चटनी के साथ। ये तो मैं पहली बार खाऊंगी। अब ये है ना सांभर? अरे लगता है घर की सारी सब्जियां उठाकर डाल दी इसमें तो तुमने। जी, और इसीलिए तो ये डिश इतनी हेल्दी है, लेस ऑयल बट न्यूट्रिशन से भरपूर, और इसके साथ हरी चटनी और ताजा सलाद भी है। सिया खाना परोसते हुए बहुत खुश थी, लेकिन सामने बैठी कावेरी का खून जल रहा था। सिया ने उसकी बताई एक भी डिश नहीं बनाई थी, लेकिन मेहमानों के सामने वो सिया से कुछ नहीं कह पा रही थी। फिर कुछ देर बाद, अब बहू जाओ, अब जाकर फ्रिज से सबके लिए खीर लेकर आ जाओ। जी मम्मी जी, बस अभी लाई। चलो शुक्र है कुछ तो बनाया है इसने ढंग का। सिया ने कुछ ही देर में सबके सामने खीर की कटोरियां लाकर रख दी, लेकिन उस खीर को देखते ही इस बार कावेरी के सब्र का बांध टूट गया। उसने गुस्से से सिया की ओर देखा और बोली, ये क्या किया बहू? खीर हरी कैसे हो गई? क्योंकि ये लौकी की खीर है मम्मी जी, और मैंने इसे नारियल के दूध में बनाया है, और उससे भी खास बात यह है कि मैंने इसमें चीनी की जगह ताजे खजूर पीस कर डाले हैं। बहू जरा 1 मिनट रसोई में चलो, अब कुछ काम है तुमसे। ये कहकर कावेरी रसोई की तरफ बढ़ गई और उसके पीछे पीछे सिया भी, और फिर रसोई में। ये क्या किया बहू? मेहमानों के सामने नाक कटा कर रख दी हमारी। ये जो तुमने बनाया है ये कोई खाना है? अरे अगर तुमसे नहीं हो रहा था तो मुझे कह देती, मैं सब कर लेती ना, या फिर बाहर से मंगवा लेती खाना। अब बताओ, वैसे ही इन औरतों की 4 गज लंबी जुबान है, और इस सब के बाद तो ये सब की सब सुना कर जान ही ले लेंगी मेरी। कावेरी सिया को सुनाए जा रही थी और सिया चुपचाप सिर झुकाए सब सुन रही थी। तभी डाइनिंग हॉल से आवाज आई, कावेरी अब आ भी जाओ भाई। हाँ बस आ गई। कावेरी ने गुस्से से सिया को घूरा और फिर पैर पटकते हुए रसोई से बाहर चली आई। अब आज के लिए सॉरी, वो क्या है ना, बहू को आइडिया नहीं है कुछ रसोई का, और मेहमानदारी का सुनकर शायद घबरा गई बेचारी। लेकिन अगली बार। क्या बोल रही हो कावेरी? अरे तुम्हारी बहू तो लाखों नहीं बल्कि करोड़ों में एक है। कसम से यहाँ आने से पहले मैं इतना घबरा रही थी कि आज फिर हैवी खाना हो जाएगा और मेरा शुगर लेवल फिर से बढ़ जाएगा, लेकिन सच में तुम्हारी बहू ने स्वाद और सेहत से भरा ऐसा खाना खिलाया कि मजा ही आ गया।
बिल्कुल सही कहा। तुम सिया को कहना कि टाइम निकाल कर जरा मेरी बहू को भी कुछ सिखा दे। कावेरी, ओ कावेरी, कहाँ खो गई? क्या? हाँ, सच में तुम लोगों को आज का खाना इतना पसंद आया क्या? अरे पसंद नहीं, बहुत पसंद आया। सच कावेरी, भाग खुल गए तुम्हारी सिया जैसी गुणी बहू पाकर। चलो अब हम चलते हैं, बाय। अपनी सहेलियों की बातें सुनकर कावेरी हैरान रह गई। इसके बाद से रसोई की पूरी जिम्मेदारी कावेरी ने सिया को सौंप दी और इस तरह सिया ने अपने पक्के इरादे से न सिर्फ अपने ससुराल वालों की सोच को बदला, बल्कि अपने ससुराल की तेल मसाले से भरी अनहेल्दी रसोई को हरी भरी सब्जियों वाली हेल्दी रसोई में बदल दिया।